नमस्कार साथियों, मैं रजनी स्कॉलर्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की हमारे इस वीडियो में हम लोग दो विषयों पर चर्चा करने जा रहे हैं। पहली बात तो पेपर थर्ड का सेफ स्कोर नाम की हालांकि कोई चीज़ नहीं होती है, लेकिन हम बात करेंगे कि एवरेज जिन एस्पिरेंट से बात हो पाई है जिन्होंने पेपर दिया है असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान में बनने के लिए, उनका एक एवरेज स्कोर क्या सामने निकल के आया है, हमें मालूम पड़ा है। और आगे हम चर्चा करेंगे कि अब हम आगे की तैयारी कैसे करें। तो शुरू करने जा रहे हैं हम हमारा ये वीडियो। पहला तो है थर्ड पेपर का सेफ स्कोर। मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि सेफ स्कोर नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, लेकिन जिन भी एस्पिरेंट से बात हुई है, अधिकांश एस्पिरेंट से जो है उनका स्कोर बैठ रहा है 25 से 30 के बीच में। तो इस 25 से 30 को हम एक एवरेज स्कोर मान सकते हैं। कुछ ऐसे भी एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने 30 to 35 स्कोर किया है, और 35 प्लस करने वाले केवल एक एस्पिरेंट से मैं परिचित हो पाई हूँ जिन्होंने 35 प्लस जो है वह स्कोर किया है। 35 से अधिक मैंने अभी तक किसी का स्कोर सुना नहीं है। तो आप मान सकते हैं कि यह स्कोर जो है फिलहाल आपका हो रहा है आउट ऑफ 50। पहली बात, जिन एस्पिरेंट्स के इस स्कोर से मतलब बिलो 25 जो बैठ रहे हैं, उनको भी किसी तरह के परेशान होने की या तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। और आपके पास अभी भी पूरा स्कोप है 150 पेपर का। अगर आप इंटरव्यू को काट छोड़ भी दें आप उसे, तो भी 150 पेपर नंबर का जो पेपर है वह अभी भी आपके हाथ में, जो कि आपके विषय का पेपर होगा। विषय के 2 पेपर होंगे जिसमें 75-75 नंबर के 2 पेपर आपके पास होंगे, और इसमें आपके पास पूरा स्कोप है कि अगर आप 25 से 30 से भी कम बैठ रहे हैं, अगर आप बिलो 25 भी हैं, तो आप अपने सब्जेक्ट के पेपर में मान लीजिए आपने 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपने अच्छे कर लिए आपके पेपर 1 में, और 10 क्वेश्चन आपने एक्स्ट्रा अच्छे कर लिए अपने पेपर 2 में, तो 20 नंबरों के टोटल 10 नंबर बैठते हैं। टोटल 10 नंबर बैठ रहे हैं। इस स्थिति में आप नोटिस कीजिए कि आप सब्जेक्ट के पेपर में 10 नंबर ज़्यादा लाके 20 सवाल ज़्यादा करेंगे, 20 सवालों के आपको 10 नंबर मिलेंगे। 10 नंबर प्राप्त करके अगर आपका वर्तमान में स्कोर 20 भी है, तो पेपर में आप अच्छा परफॉर्म करके आप अपना डैमेज कंट्रोल करके 30 गेन कर सकते हैं। तो हारा वही जो लड़ा ही नहीं, इसलिए हमारी लड़ाई भी जारी है और पेपर भी अभी जारी है। हथियार डालने की आवश्यकता मैं मानती हूँ कि किसी को नहीं है। कोई 20 से भी कम है तो हथियार नहीं डालें। एक कमेंट मुझे मैं अपना बता रही हूँ अनुभव कि एक कमेंट रिसेंटली पढ़ने को मिला जब मैंने अपना स्कोर कार्ड शेयर किया था यूट्यूब पर। तो कमेंट ये था कि सब्जेक्ट में स्कोर इतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी इंटरव्यू में पता नहीं ऐसे कैसे नंबर आपको 20 मिल गए। तो उस पर मैंने यही कहा कि भगवान जब चाहते हैं तो आपका सिलेक्शन किसी भी तरीके से हो जाता है। मेरा भी जो स्कोर था, है ना, वो भले ही ज़्यादा नहीं रहा हो, लेकिन क्योंकि अपनी लड़ाई अपनी तैयारी अंतिम समय तक जारी रही, इसलिए इंटरव्यू में 20 स्कोर करके, हालांकि मैं ओबीसी से हूँ, लेकिन मेरा जो सिलेक्शन है वह जनरल कैटेगरी से हुआ। और दूसरी बात, महिलाओं में मैं तीसरे स्थान पर रही ओवरऑल। हालांकि मेरी रैंक 22 थी, लेकिन महिलाओं को यदि देखें तो मुझसे पहले केवल 2 महिलाओं का सिलेक्शन हुआ। तीसरे नंबर जो है, तीसरी रैंक जो है महिलाओं में, वह मेरी आती है। तो मैं आपको यह कहना चाह रही हूँ कि अगर आप किसी भी पेपर में अप एंड डाउन हो रहे हैं, कम या ज़्यादा हो रहे हैं, आपको निराश होने की, तनाव लेने की या डिमोरलाइज होने की ज़रूरत नहीं है। आप आगामी तैयारी को सुदृढ़ करके भी आप अपना सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हथियार डालने नहीं है, भले आप 25 से कम हो या 20 से कम हो, लड़ाई जारी रखें, तैयारी जारी रखें। अब रणनीति क्या होनी चाहिए आगे की? सबसे पहले तो मैं ये निवेदन करना चाहूँगी आप सभी से कि अपना सोर्स जो है वह सीमित रखें। अभी आपने इस चीज़ को देख भी लिया होगा कि करंट अफेयर्स को लेकर भी कि हम नाथ पब्लिकेशन पढ़ें, नानक पढ़ें, मूमल पढ़ें, क्रोनोलॉजी पढ़ें, मतलब बहुत सारे सोर्सेज आपके सामने थे। लेकिन जो करंट अफेयर्स आए, मूमल वालों ने भी किए हैं, नाथ वालों ने भी किए, क्रोनोलॉजी वालों ने भी किए। क्या आप इक्का दुक्का क्वेश्चन संभवतः ऐसा हुआ होगा जो हम नहीं कर पाए होंगे, तो वो अपनी जनरल अवेयरनेस की वजह से संभवतः मिस कर जाएं। लेकिन करंट अफेयर्स जो आए हैं, जिन्होंने मूमल पढ़ी होगी उनको भी लगा कि मूमल में से ही आया होगा, नानक पढ़ने वालों को भी लगा कि नानक में से ही आया है, और अन्य जो पढ़ने वाले उनको लगा कि हमारी पुस्तक में से ही, हमारे सोर्स में से ही आया होगा। तो ये अनुभव आप ले चुके हैं, इसलिए आप अधिक स्रोतों की तलाश में, सोर्सेज की तलाश में आप भटके नहीं। कई दफ़े ये होता है कि हम केवल मटेरियल इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं और तैयारी कब करनी है, उसको पढ़ना कैसे है
और कब तक पढ़ पाएंगे इसकी कोई स्ट्रेटजी तय नहीं होती और हम केवल सोर्सेस कलेक्ट करने में रह जाते हैं। तो ऐसा हमको नहीं करना है। दूसरी चीज़ ये है कि आप जो पढ़ रहे हैं वो साथ के साथ रटते जाएं। ये एक समस्या मुझे लगती है हमारे साथ रह जाती है कि हम पढ़ते तो हैं लेकिन हम साथ के साथ रटते नहीं हैं। जब तक आप रटते नहीं हैं तो आप पेपर सॉल्व कैसे कर पाएंगे? पेपर तो अल्ट्रा फैक्चुअल होते हैं। अब अल्ट्रा फैक्चुअल पेपर को भी आप रटेंगे नहीं तो आपको फिर क्या होता है, फिर डाउट वाले क्वेश्चन ज़्यादा आ जाते हैं कि पढ़ा हुआ तो है, आपको लगेगा यार पढ़ा पढ़ा तो है लेकिन बस तय नहीं कर पा रहे हैं कि विच ऑप्शन इज़ करेक्ट या 100 एक्यूरेसी किस में ज़्यादा है। वो इसलिए क्योंकि हमने रटा ही नहीं। अगर आप साथ के साथ रटते जाते तो आपको ऐसी दिक्कत नहीं आती। पहला बेनिफिट तो साथ के साथ रटने का ये कि आप स्पष्टता आ जाती है। दूसरी चीज़ साथ के साथ रटने का ये रहता है कि आपने एक पुस्तक पढ़ ली, अब वो लेकिन आपने पढ़ी, आपने रटी नहीं है, तो फिर आपको उसको वापस पढ़ेंगे, सेकेंड टाइम पढ़ेंगे। सेकेंड टाइम भी पढ़ ही रहे हैं, रट नहीं रहे हैं, है ना। कि कई लोग कहते हैं हम समझ रहे हैं, समझना कुछ नहीं होता है। देखो वास्तविकता अगर मैं आपको बताऊं, थोड़ा सी ये हार्श वर्ड्स हो जाएंगे, समझना कुछ नहीं होता है। जब पेपर आपको रटने की रिक्वायरमेंट, पेपर की डिमांड ही रटना है, तो आप समझने से केवल बरगला रहे हैं और केवल मैं समझती हूँ कि एक तरह का अंधेरे में रखना है अपने आप को, अपने आप से झूठ बोलना है, सत्य छुपाना है। जब तारीखें पूछी जा रही हैं तो आप तारीखों को रटोगे नहीं तो क्या करोगे? रटना तो ज़रूरी है। तो लेकिन आप फिर वापस सेकंड रीडिंग में भी हम समझ ही रहे हैं और समझने समझने के चक्कर में हम तीसरी बार जब पुस्तक पढ़ते तब हमको लगता है कि ये भी आता है, वो भी आता है, सब कुछ आता है। और वास्तव में हम बहुत सारे फैक्ट नहीं पढ़ पाते और जिसकी वजह से ही हम पेपर में बिल्कुल डाउन चले जाते कि डाउट वाले क्वेश्चन ज़्यादा आ गए। डाउट वाले क्वेश्चन ज़्यादा आए ही नहीं थे, आपने ठीक से पढ़ाई नहीं की थी। अगर आप पहली दफ़े में ही रटना शुरू कर देते चीज़ों को, फिंगर टिप्स पे, उंगलियों पे याद होनी चाहिए आपको। उंगलियों पे आपको याद होना चाहिए कि रूजवेल्ट ने स्वतंत्रता के कौन से प्रकार बताए हैं, है ना। राज्य के बारे में किसका क्या स्टेटमेंट है, अधिकारों के बारे में, स्वतंत्रताओं के बारे में, न्याय के बारे में, विकास के तो 20 आपको ऐसे थिंकर्स याद रखने पड़ेंगे, विद्वान याद रखने पड़ेंगे कि विकास की परिभाषा, आधुनिकीकरण की परिभाषा किसने कौन सी दी है। ये तो रटने से ही होगा। चुनाव प्रणाली, कौन से देश में कौन कौन सी चुनाव प्रणाली है, आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। मैं मानती हूँ कि सारी चीज़ें एक दफ़े में फिंगर टिप्स पे याद नहीं होंगी, लेकिन आप प्रयास तो करें, है ना। आप पहली बार में प्रयास तो करें कि जितना हो पाए मैक्सिमम। देखो इसमें क्वालिटी में तो टाइम लगता है। लोग कहते हैं कि मैंने 8 दिन में आरा साड़ा पढ़ ली, ये पढ़ी है, उसमें केवल वो क्वांटिटी है, क्वालिटी नहीं है। जब तक आप उस चीज़ को रटोगे नहीं तब तक आपका काम बनने वाला नहीं है। संभव है जब आप रटने बैठो तो आपको आरा साड़ा पढ़ने में 20 दिन लग जाए, लेकिन वो 20 दिन जो है आपको, जब आप पेपर दोगे तब आपको याद आएगा कि मेरी तैयारी क्वालिटी वाली थी। तो साथ के साथ चीज़ों को उंगलियों पर रटते जाए। मेरी तो आदत हो गई थी कई दफ़े कि मैं बस मतलब, हालांकि अब जो स्कोर रहा मैं उसके ऊपर नहीं जा रही हूँ, लेकिन हाँ अपन जो है रटने की आदत को डालें। तो फिर सेकेंड टाइम में वापस हम कोशिश करें उस चीज़ को रटने की, और जब वो नहीं याद आती है आपको, मान लीजिए कि पहली दफ़े आपने रट लिया, फिर उस बुक को वापस हम सेकेंड टाइम पे रटते हैं, क्योंकि पहली बार में सब कुछ याद होना स्वाभाविक नहीं है। मशीन नहीं है कि पहली बार में सेव कर दिया हमने, सब सेव ऑल हो गया, ऐसा नहीं होता है। सेकेंड टाइम जब आप पढ़ रहे हैं तब भी आप चीज़ों को रटने की कोशिश करेंगे, आप प्रश्नों को रटने की कोशिश करेंगे, और जो चीज़ आपको नहीं रटी जाती है उस चीज़ को आप खुद अपने शॉर्ट नोट्स में शामिल करेंगे। जैसे कि हमने गार्नर की बात की, है ना, या हमने लास्की की बात की, हमने प्रणालियों की बात की कि कौन से देश में कौन कौन सी प्रणालियाँ रहती हैं, और राज्य स्तरीय दलों की क्या मान्यता की। मैं पॉलिटिकल साइंस स्पेसिफिक हो रही हूँ थोड़ा सी, कि राज्य स्तरीय दलों को मान्यता प्रदान करने के क्या नियम है, राष्ट्रीय स्तरीय दल को मान्यता प्रदान करने में क्या नियम है। ये मैं भी कई दफ़े भूलती हूँ, मतलब अभी पढ़ा फिर कुछ दिन के बाद भूल गए। ये मेरे साथ इन दलों के मामले में होता है। तो मैंने क्या किया, है ना, मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ, संभवतः आपको ये चीज़ आती हो, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे लिए ऐसी होती हैं जो हमको एक दफ़े में याद नहीं होती है, या जिनको हम समय समय पे भूलते हैं। तो उन चीज़ों को आप शॉर्ट नोट्स में शामिल करें आपके, और शॉर्ट नोट्स आपके खुद के होने चाहिए। आप और लोगों के नोट्स के पीछे नहीं भागें। मेरे को राज्य स्तरीय दलों की परिभाषा याद नहीं होती, संभवतः ये आपको रटी हुई है हाथों पर, आपको स्वतंत्रता समझ में नहीं आती, संभव है ना। आपको संभव है कि राष्ट्रपति की चुनावी पद्धति जो है अनुपातिक और एकल संक्रमणीय, आपको ये थोड़ा सी समझने में दिक्कत हो, ये भले मेरा स्ट्रांग हो। तो सबकी पर्सनलाइज नाम की एक चीज़ होती है ना। तो सबके नोट्स क्या होते हैं, पर्सनलाइज्ड होते हैं। मैंने मेरी आवश्यकता के अनुसार बनाए हैं, इसमें मैं वही चीज़ें लिखूंगी जो मुझे समझ में नहीं आती। आपके लिए वो काम की नहीं है, इट इज़ नॉट वर्दी फॉर यू। आप अपने नोट्स खुद बनाएं,
और नोट्स की संख्या अधिकतम 50 हो, इतने ज़्यादा पेजेस से ज़्यादा आपके नोट्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि अंतिम समय में वो आपको याद नहीं होंगे। दूसरा है कि मुश्किल टॉपिक्स और जो टॉपिक्स आपको नहीं मिल रहे हैं उनको फ़िलहाल के लिए छोड़ दो, है ना। अपन उनकी सर्चिंग करते करते गूगल पे अपने 2 घंटे कहाँ वेस्ट हो जाते मालूम नहीं पड़ती। जो आपको टॉपिक्स मुश्किल लग रहे हैं उनको भी फ़िलहाल के लिए सेपरेट कर दो, ताकि हमारा बाइफरकेशन हो जाएगा कि ये वाला इजी पोर्शन है और इसका स्कोर ये इसका जो वेटेज है वो इतना रहता है, और जो मेरा पोर्शन मेरे को टफ लग रहा है या जो मुझे पोर्शन नहीं मिल रहा है, जो टॉपिक्स नहीं मिल रहे हैं, उसका वेटेज इतना है। अब एटलीस्ट आप उस मामले में तो आप कॉन्फिडेंट रहेंगे ना कि ये जो वेटेज वाला मान लीजिए कि 150 का है ना, तो 150 में से मेरे 130 नंबर, 125 नंबर का मेरा मटेरियल मेरे पास है, बकाया शेष 25 नंबर जो हैं वो थोड़ा सी टफ़ है, उसको बाद में पढ़ूंगा, या वो नहीं मिल रहा है उसको बाद में ढूंढेंगे। एटलीस्ट आप अपना जो आपके पास कंटेंट है 125 वाला या 130 वाला है, जितना आपके पास मटेरियल है उसको तो आप सेफ रखें, उसको तो आप एक मतलब कंठस्थ कर लें एक बार। जो नहीं मिल रहा है उसको बाद के लिए छोड़ें। नियमित रूप से अभ्यास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभ्यास का मतलब मैंने जाना है कि कई लोग अभ्यास में चीज़ें समझने की कोशिश नहीं करते, केवल कहते हैं कि हाँ हमारे ये वाला क्वेश्चन हो गया। ये चीज़ नहीं होती। अभ्यास इसीलिए करवाया जाता है ताकि आपको मालूम पड़े कि आपकी कमज़ोरी कहाँ है। आपने जो प्रश्न पढ़ा उसी का ही आप टेस्ट दे रहे हो, जो टॉपिक आपने पढ़ा आप उसी का टेस्ट दे रहे हो। अब उसी का जब आप टेस्ट दे रहे हो तो संभव है ऐसे कई सारे या कुछ एक प्रश्न ऐसे हों जिनमें आपको वापस 2 में डाउट आ जाए। तब आपको एटलीस्ट मालूम तो पड़ेगा कि मुझे फ़ोकस करने की कहाँ ज़रूरत है, मुझे कॉन्सेप्ट पे फ़ोकस करने की ज़रूरत है, मुझे फैक्ट पे फ़ोकस करने की ज़रूरत है, या मैं ठीक से गोला कहाँ भरना था और कहाँ भर रहा हूँ, है ना। कहीं मिसमैच वाले भी तो हो जाते हैं कि कौन से क्वेश्चन नंबर 5 था और आपने गोला भर दिया 6 नंबर का। तो आपको आपकी कमज़ोरियाँ मालूम करने के लिए अभ्यास करना ज़रूरी है। आपको प्रश्न नहीं रटवाने हैं, प्रश्न रटवाने होते तो किताब ही रट ही रहे हो, वो आप सेंस में नहीं लें उसको। अभ्यास अपनी कमज़ोरियों को आइडेंटिफाई करने के लिए है। और मैं अंतिम रूप से कहना चाहूँगी कि लोगों से अपनी तैयारी के विषय में बात नहीं करें। कुछ लोग होते हैं, मैंने स्वयं ने अनुभव किया है कि लोग हवा भी बनाते हैं कि पिछली बार भी मेरे बहुत अच्छे नंबर थे। एक व्यक्ति ने मुझे कहा था कि मैं पिछली बार टॉप कर रहा था रिटर्न में, जब मैं तैयारी करी थी उसके पहले 2014 की बात, जब 16 वाला पेपर हुआ था, कि मैं 2016 में तो मैं टॉप कर रहा था, रैंक 1 पे था मैं, लेकिन मुझे इंटरव्यू में नंबर नहीं दिए, इंटरव्यू में धांधली चलती है, ये वो, तो बहुत सारी बातें उन्होंने मुझे बता दी। तो मैं भी थोड़ा नेगेटिव में चली गई। लेकिन जब खुद परीक्षा दी, खुद अपीयर हुए, तो मालूम पड़ा कि यार ये तो किस आप कह ही नहीं सकते कि रिटर्न में कौन नंबर 1 पे था कौन 2 पे था, क्योंकि स्कोर कार्ड तो सबसे लास्ट में जारी होते हैं, है ना। और आप कैसे मालूम कर सकते हो इतने लोग एग्जाम में बैठे और किसका स्कोर कार्ड में क्या था। तो ये सारी बातें जो है केवल हवा बनाने की होती हैं। लोग हवा नहीं भी बना रहे हैं तो लोग अपनी प्रतिष्ठा को जो है वह सेफ रखना चाहते हैं ना। तो इसलिए वो सिस्टम पे पूरा जो है ठीकरा फोड़ते हैं अपने को ऐसा। इसलिए अपने को लोगों से बात ही नहीं करनी, लिमिटेड लोगों से, 1-2 लोगों से जो आपके सब्जेक्ट के और वास्तव में आपके साथी हों। एक होता है साथी, एक होता है वास्तव में साथी। तो साथियों से बात नहीं करनी है। वास्तव का साथी अगर कोई आपका है, आपके कोई मित्र हैं जिनसे आप चर्चा करना चाहें अपने विषय पर, कुछ टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उनसे ज़रूर अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, मन हल्का होता है। लेकिन भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है, ये आप ध्यान रखें इस चीज़ को। और इन सब में से अगर मैं केवल अगर कहूँ कि कुछ की पॉइंट्स अगर मैं बताऊँ कि इन पे तो सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, तो केवल ये 2 चीज़ें जो है वह आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, आपके चयन के लिए। साथ के साथ रटते जाएं। आढ़ा 1 बार पढ़ ली, आढ़ा 2 बार पढ़ ली, केवल पढ़ी है। तीसरी बार आढ़ा जब पढ़ने बैठते हैं तो लगता है कि यार इस तो सब आता है सब आता है, बोरियत सी होने लगती है। और जब बोरियत होने लगती है तो फिर आढ़ा के जो महत्वपूर्ण फैक्ट होते हैं वो तो हमारी आंखों के आगे से निकल जाते हैं, और हमको मालूम भी, उनका महत्व मालूम नहीं पड़ता हमको, और कहते हैं आढ़ा हो गई। ऐसे नहीं होता है ना। आप साथ के साथ रटते जाएंगे तो आपकी लास्ट में क्या होगा, फिर आपको मालूम रहेगा कि ठीक है, रटने के साथ साथ आपने नोट्स बना दिए, अब आपको लग रहा है कि ठीक है, अब अंत में आढ़ा उठाने की ज़रूरत नहीं है। आढ़ा को आपने 25 पेज में, 50 पेज में आपने कंसाइज कर लिया। ये 50 पेज ही आपकी आढ़ा है, आपकी 1200 पन्ने वाली आढ़ा आपकी आढ़ा नहीं रहेगी, क्योंकि अब आप खुद आढ़ा बन चुके होंगे, है ना, पार्शली। तो ये थोड़ा सी ऐसी कोशिश करें। और जो किसी भी तरीके से आपको नकारात्मक भाव आपके मन में गत पेपर को लेकर कि थर्ड पेपर में मेरे ज़्यादा स्कोर रहे, कुछ लोगों का फीडबैक आ रहा है कि हमने सुना है कई लोगों के 40 नंबर भी हैं, 41 भी हैं। देखो, पहली बात तो
40-41 मैंने नहीं सुने किसी के, है ना? और उन्होंने भी सुना है तो किसी और के हवाले से सुना है। और अगर किसी का होगा भी, एक्सेप्शनल केस में मानते हो कि बिल्कुल अपवाद संभव है, तो इक्का-दुक्का अगर ऐसे व्यक्ति हैं भी, तो कोई बात नहीं है, उनको भी कॉम्पीट करने दो, हम भी कॉम्पिटिशन में हैं। अगर वो हमसे फिर भी आगे निकलते तो उनकी रैंक अच्छी आ जाएगी। हमको तो लास्ट वाली सीट में भी हम तो राज़ी हैं, है ना? तो आप किसी तरह के बहकावे बरगलाने में नहीं आएँ और अपने आप पर अभी भी विश्वास रखें और वास्तव में पूरी संभावना है इसमें कम अंक आने पर भी आपका चयन होने की। मैंने जो स्कोर कार्ड देखे, मेरे 26 पॉइंट कुछ अंक थे पेपर थर्ड में, और जबकि अन्य चयनित जो अभ्यर्थी थे, मैंने उनका स्कोर कार्ड देखा, वास्तव में सबके अंक मुझसे अच्छे थे, है ना? अधिकांश के अंक जो चयनित हुए हैं उनके मुझसे अच्छे थे और मैं उनसे 4-5 नंबर कम पे ही चल रही थी। लेकिन फिर भी मैंने नोटिस किया कि जिनके रिटर्न में मुझसे बहुत अच्छे नंबर थे, है ना? वो उनकी रैंक मेरे पीछे आ गई, है ना? वो भी बाद में मेरे से पीछे चले गए और शुरुआत में मैं, मतलब बाद में मैं उनसे आगे आ गई। तो ये एक तरह की एक रेस है जिसमें कभी आप आगे और कभी वो पीछे वाली चीज़ है। तो आप रेस में बिल्कुल बने रहें और बहुत सारी शुभकामनाएँ आपको। पहले तो पिछले वाले पेपर के लिए बधाई। आपने जो किया, जैसा किया, बहुत अच्छा किया और आगामी पेपर के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ। शुभम भवतु।